अभी हमसे पूर्व हमारे साथियों ने इस देश में जो कुछ घट रहा है उसका एक चित्र आप सब लोगों के सामने खींचने की कोशिश की है। हम लोग ट्रेड यूनियन के लोग कोई देश में राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन इस देश के श्रमिक चाहे वो संगठित क्षेत्र में काम करते हो या असंगठित क्षेत्र में काम करते हो, उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश की जाएगी। उनकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा अगर इस देश के लुटेरों को देने की कोशिश की जाएगी तो चाहे इस देश की सरकार हमारे घर सीबीआई भेज दे, ईडी भेज दे, जेलों में डाल दे, गोलियां चला दे, लेकिन इस सरकार को सबक सिखाने का काम इस देश का ट्रेड यूनियन आंदोलन करेगा, तमाम ट्रेड यूनियन करेगी। किसी को इस देश का शासन करने के लिए बैठाया है तो उसका मायने ये नहीं कि मेहनत कश लोगों की इस देश में नहीं सुनी जाए और जो आपके मन में है उसको जबरदस्ती लोगों को सुनाया जाए। सच्चाई है बिल्कुल। त्रिपाठी जी ने कहा यहां पर लगभग 100 साल से हम लोग इस देश के श्रमिकों के लिए, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चाहे बैंक के साथी हो, LIC के साथी हो, असंगठित क्षेत्र के साथी हो, रेल के साथी हो, इस देश पे जब भी संकट आया है हम सब लोगों ने एकजुट होकर देश का साथ दिया और आज भी जब भी इस तरीके की आवश्यकता हम लोगों के योगदान की पड़ी, इस देश के कार्मिकों ने, कर्मचारियों ने आगे बढ़कर योगदान दिया है। कोविड की परिस्थिति एक ताजा उदाहरण है। अगर हिसाब लगाया जाए, हमने 1 दिन की तनख्वाह, 2 दिन की तनख्वाह, वो तो एक अलग विषय है, हर कर्मचारी ने किया, हर सेक्टर के साथी ने किया, वो एक अलग विषय है। लेकिन हिसाब लगाया जाए 18 महीने का हमारा DA का एरियर, उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो लेवल 1 से लेकर ऊपर तक के कर्मचारियों का 60-70 हजार से 2-2.5 लाख रुपए सरकार के खजाने में गया है। 2-2.5 लाख रुपए तक का सरकार के खजाने में गया है। और आज अगर मजदूरों की बात आती है, उनके अधिकारों की बात आती है, कोई हड़ताल करने की बात करता है, NPS को हटाकर OPS की मांग करता है, तो DOPT से लेटर जारी होता है। DOPT से लेटर जारी होता है। इस देश में कभी नहीं हुआ इस तरीके से। और अभी हड़ताल का तो निर्णय ही नहीं लिया है कि सरकार के विरुद्ध कोई भी प्रदर्शन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। NPS से OPS की मांग करेगा, उस प्रदर्शन में भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके के ऑर्डर जारी हो कि मजदूरों की ताकत से इस देश की सरकार को डर लगता है, तभी इस तरीके की बातें की जाती हैं। अगर डर नहीं लगता तो इस तरीके के ड्रामेबाजी नहीं होती। आप देखिए, इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा OPS का सवाल ही पैदा नहीं होता। राजस्थान सरकार
जिसने पहले राज्य कर्मचारियों को ओपीएस से जोड़ा, उनका जमा पैसा जो पीएफआरडीए में है वो केंद्र सरकार को देना है। और अभी 2 महीने पहले जयपुर में एक कार्यक्रम में आई थी, उन्होंने बोला कोई पैसा नहीं मिलेगा अगर राजस्थान सरकार ओपीएस लागू करना चाहती है तो अपने निधि से पैसा दे। लोगों का जमा पैसा मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। और बड़े तेवर के साथ वो कह के गई। और जब देश में एनपीएस को लेकर, ओपीएस बहाली की मांग को लेकर आंदोलन जब उफरने लगा और उनके सलाहकारों ने कहा कि ये किसान आंदोलन की तरह नहीं पनप जाए, संभालिए इसको, तो वही जिद्दी वित्त मंत्री उन्होंने लोकसभा में कहा कि एक कमेटी का गठन हम करने जा रहे हैं, जो बात करने को तैयार नहीं थी। एक कमेटी का गठन करने जा रहे हैं। ये बात अलग है कि वो कमेटी भी एक छलावा है, क्योंकि ऐसी कमेटी जिसका कार्यकाल कितना होगा इसी का निर्धारण नहीं है। 3 महीने में रिपोर्ट देगी कि 6 महीने में रिपोर्ट देगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा। और भारत सरकार के वित्त सचिव जो नीति आयोग में रहे हैं और उन्होंने इसके बारे में कहा है कि ओपीएस नहीं होना चाहिए, उसको इस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। ये तो वही पुराने जमाने की बात हुई कि लुटेरे को ही किसी जो है वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया ताकि लोगों का सारा धन इकट्ठा हो और वो लेके चला जाए। जितने भी लोग इस कमेटी में हैं, वो कोई भी एनपीएस के नहीं है, वो सारे ओपीएस के हैं। इसका टाइम पीरियड निर्धारित करती और ऐसे ब्यूरोक्रेट को भी इस कमेटी में शामिल करती जो एनपीएस होल्डर है। आज बड़े बड़े अधिकारी, जैसे ही राजस्थान में ओपीएस लागू हुआ, हमारे रेलवे के अधिकारी वो बोले यार हमको सेंट्रल में भी ओपीएस लागू करा के दीजिए आप लोग। सब ट्रेड यूनियन के लोगों से उन्होंने बोलने का काम किया। तो मंशा साफ नहीं है और इस तरीके से अगर वास्तव में कुछ करना है, तरीका होना चाहिए और कुछ लगना चाहिए। अभी रवि वर्मा जी बता रहे थे बैंकों के बारे में। हम सब जानते हैं पाइपलाइन में है, प्राइवेट बैंकों को प्रोत्साहन तो दिया ही जा रहा है। हमें याद है बैंक ऑफ बड़ौदा, सारा रेलवे अजमेर डिवीजन का हिसाब किताब बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से हुआ करता था, पुराने लोगों को पता हो। लेकिन एक लेटर आया कि सरकारी बैंक एसबीआई है। हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के लोग आए, वो भी सरकारी क्षेत्र का ही, लेकिन एसबीआई हमारे सरकारी क्षेत्र के सभी ट्रांजैक्शन करेगा। ये सरकार ने लेटर निकाला और बैंक ऑफ बड़ौदा का चला गया, एसबीआई हमारे सारे ट्रांजैक्शन कर रही है। हमारी जो पेंशन मिलती है उसके लिए एसबीआई में या किसी केंद्रीकृत बैंक में ही खाता खोलना होता, लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल से जो प्रचलन चला है, आईसीआईसीआई को भी इन्होंने कर दिया है, तक महिंद्रा बैंक को और भी 4-5 बैंकों को कर दिया। तो धीरे धीरे हमको सारी सहूलियतें, और मैंने जैसा कहा कि पाइपलाइन में है हमारी जो सरकारी क्षेत्र की जो बैंक है, 2-3 बैंक उनको प्राइवेट सेक्टर में देने की योजना है, हमारे बैंक के साथी जानते हैं। ये तो देश में एकदम हंगामा नहीं हो जाए,
इसलिए उसको 2024 तक टाला गया है। 2024 के बाद आएगा। तमाम जो लेबर हमारे लॉज हैं, जो इतने वर्ष से चले आ रहे हैं, जिनमें कई इस तरीके के प्रावधान थे कि अगर इनका उल्लंघन किया तो मालिक को सजा तक हो सकती है। ये बात अलग है कि हमने सजा होती देखी नहीं था, लेकिन डर जरूर रहता था कि कहीं सजा नहीं हो जाए, फाइन नहीं हो जाए। और अब उनको 4 लेबर कोड में समेटकर मालिकों के इशारे पर इतना आसान उनके लिए बनाया है कि वो अपनी मनमानी करेंगे। और 1 अप्रैल 2023 से वो भी लागू होने वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि देश में हंगामा नहीं हो जाए और उसको भी 2024 के लोकसभा चुनाव तक टालने का काम किया है। और ये कमेटी भी जो एनपीएस से ओपीएस की बनी है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव तक इस विषय को टालने के लिए ही बनाई गई। इस बात को तमाम लोगों को समझना चाहिए। जो आंदोलन हम सब लोगों ने मिलकर शुरू किया है, एक संकल्प के साथ शुरू किया है, उस आंदोलन को कितनी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में हमको विचार करना चाहिए। हमने हर महीने की 21 तारीख तय की है। 21 जनवरी, 21 फरवरी, 21 मार्च और 21 अप्रैल 4 कार्यक्रम हम कर चुके हैं। इससे पहले 10 दिन तक ऑनलाइन भारत की राष्ट्रपति को हमने पिटीशन भेजने का काम किया है। और मैं आपको खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि 1 करोड़ से ज्यादा साइन किए हुए अपील भारत की राष्ट्रपति को गई है। अपील जो है भारत की राष्ट्रपति को जाने का काम हुआ है कि एनपीएस की जगह ओपीएस लागू करने का काम होना चाहिए। किसी न किसी तरीके से एक माहौल जो बनाया जाता है। किसी ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद 3 करोड़ मिलेंगे। आज से 35 साल बाद 3 करोड़ मिलेंगे और आज से 35 साल बाद उस 3 करोड़ की वैल्यू 10 लाख भी नहीं होगी। और उस 10 लाख से कैसे उसके पेंशन की व्यवस्था हो। आज किसी को 3 करोड़ मिले वो बात समझ में आती है, 35 साल बाद 3 करोड़ की क्या वैल्यू होगी। राजनीति हम नहीं करना चाहते, लेकिन जो इतने संघर्ष के बाद जो इस देश में कानून बने हैं, जो संविधान बना है, उस संविधान में लिखी हुई बातों को अगर कागजों तक ही सीमित कर दिया जाए और सच्चाई में वो स्वतंत्रता नहीं दी जाए, तो मैं समझता हूं कि कोई और लड़े या न लड़े, लेकिन आपको और हमको मिलकर जरूर इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करना चाहिए। अभी जो एनएफपीई की बात हो रही थी, एनएफपीई की बात हो रही थी, हमारी पोस्टल की बहुत बड़ी यूनियन है। और आज की तारीख में सच्चाई तो यह है कि इस देश की तमाम ट्रेड यूनियन उनकी आंखों में खटक रही है। और किस तरीके से ट्रेड यूनियन का सिस्टम खत्म किया जाए, ये सरकार इसी काम में लगी हुई है। एनएफपीई ने किसान आंदोलन को सहयोग किया, इस नाम पर उसकी मान्यता रद्द करने का काम इन लोगों ने किया। और कोई ना कोई बहाना हर ट्रेड यूनियन के लिए वो ढूंढने का काम कर रहे हैं। अभी एक दिन शिव गोपाल मिश्रा जी जो हमारे महामंत्री हैं, जब वो जयपुर आए थे, जनरल मैनेजर ने उनसे पूछा कि ये आपकी यूनियन के मान्यता के चुनाव क्यों नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप रेल मंत्री जी को यह विश्वास दिला दोगे कि वर्तमान जो मॉडलिटीज है
उसके हिसाब से उनकी पार्टी की यूनियन को मान्यता मिल जाएगी, उस दिन यूनियन की मान्यता के चुनाव हो जाएंगे। लाने की क्षमता रेलवे में उनकी यूनियन को नहीं है। कैडर का 30% वोट लाने की क्षमता उनकी यूनियन की नहीं है। सरकार के पिछलग्गू होकर आज की तारीख में मजदूर आंदोलन का कुचलने का काम करने वाले संगठन का साथ कौन देने वाला है? हमने देखा है राजस्थान में हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। सारे श्रमिक संगठन, हम 2012 में जयपुर गए थे, तब हमारे साथ इस केंद्र सरकार की पार्टी का संगठन भी था और सबसे आगे रहता था लड़ाई में। लेकिन जैसे ही सरकार बदली 2014 में, उसके बाद उसने हम लोगों से ना सिर्फ नाता तोड़ लिया, बल्कि हम जो भी आंदोलन करते हैं उसको कुचलने की कोशिश करते हैं। अभी रोडवेज के साथियों ने पिछले सालों में जो हड़ताल की, वहां पर रात को पहुंचकर उन लोगों ने उस हड़ताल को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे वो रोडवेज के मजबूत साथी थे, हड़ताल टूटी नहीं। तो इस प्रकार की स्थिति है, कोई ट्रेड यूनियन पसंद नहीं आ रही है। ऐसे लोग चाहिए हमारे साथ को जो सुबह उनकी तारीफ करे, दिन में उनकी तारीफ करे और रात को सोते समय उनकी तारीफ करे। हमारा ट्रेड यूनियन का तो बहुत सीधा सिद्धांत है कि जो हमें देगा उसकी जिंदाबाद, जो हमारी सुनेगा उसकी जिंदाबाद, जो हमारे लोगों के अधिकारों का हनन करेगा, चाहे कोई भी माई का लाल हो, उसकी मुर्दाबाद। के सामने आई ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की मान्यता भी एक बार रद्द हुई है, लेकिन हमने किसी के चरणों में जाकर भीख नहीं मांगी। ऐसे ऐसे नेता ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन में हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ इस देश के मजदूर आंदोलन को, बल्कि विश्व के मजदूर आंदोलन को भी लीड करने का काम किया। ऐसे ऐसे काम जिसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं था, उसको संभव कराने का काम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और हमारी यूनियन ने किया। कारखाने के लोग यहां बैठे हैं, अगर पुराने लोगों से कभी आप पूछेंगे, हमारे पिताजी कारखाने में थे, 78 में रिटायर हुए, 10 तारीख को तनख्वाह मिलती थी पहले कारखाने में, सुबह लगता था। साड़ी की दुकान, कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, हर चीज की दुकान लगती थी। घर में अगर कोई चीज खरीदी जानी है तो वो 10 तारीख को ही खरीदी जाती थी। ये हालात थे। 4 दिनों तक दिवाली, ईद, क्रिसमस रहती थी और बाकी 4 दिनों के बाद अगले 26-27 दिन अगली तनख्वाह के इंतजार में निकल जाते थे। उन परिस्थितियों से बाहर निकालने के रेल कर्मियों को किया। बढ़िया की दुकान से पिछले महीने का उधार चुकाकर अगले महीने का उधार लाते थे और बढ़िया 4 बात और सुनाता था। थैला लेके जाते थे, पैसे दिए नहीं जाते हैं, सावन लेने आ जाते हो। एआईआरएफ ने संघर्ष करके हालात ऐसे बदल दिए कि अब बढ़िया खुद घर पे सामान देने आता है। ऐसे ही नहीं हो गया, ऐसे ही 100 वर्ष नहीं हो गए हमारे इस देश में। अगर रेलों की हड़ताल 1960 में नहीं होती, 1968 में नहीं होती, 1974 में नहीं होती, तो बोनस शब्द जो आज रेल कर्मचारियों के दिल में बसा हुआ है, वो बोनस शब्द किसी को याद नहीं होगा। हर दिवाली पे कितना भी मिले, कितना भी मिले, लेकिन बोनस मिलने वाला है। सबको एक अलग सी खुशी होती है।
किसी और संगठन ने जो भी मौजूद थे इन हड़तालों में भाग नहीं लिया। ऐसे ही 100 वर्ष बीत गए क्या हमारे? ऐसे ऐसे लोग, कॉमरेड उमराव पुरोहित में छोटा था, ये राजेश वगैरह सब लोग बैठे, हम बंबई गए थे हड़ताल का नोटिस देने। उस समय देश के हुक्मरान भी कुछ मजदूरों की बात समझने वाले थे, इंद्रजीत गुप्त जैसे लोग थे, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे। 40% फिटमेंट की बात कर रहे थे हम 5वें वेतन आयोग में। पे कमीशन ने कहा था पुरानी तनख्वाह में 20% जोड़कर नई तनख्वाह डिसाइड कर दीजिए। हमने कहा था 40% जोड़िए तब तनख्वाह डिसाइड होनी चाहिए। हड़ताल का नोटिस दिया, सितंबर में हड़ताल होगी। सड़कों पर लिखा हमने, बॉम्बे गए हड़ताल का नोटिस देने। पुरोहित जी से हमने कहा कि साहब हड़ताल हो जाएगी ना? पुरोहित जी ने कहा कि माहौल बनाने का काम तुम्हारा और जो तुम मांग रहे हो वो दिलाने का काम हमारा। और आप देखिए 20% जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लोग बैठे तो 30% पे मामला आके अटक गया। पुरोहित जी ने कहा 40% से कम नहीं, और वो चिदम्बरम साहब तो उठ के ही चले गए, वित्त मंत्री थे उस समय। उन्होंने कहा इससे ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन पूरा 40% फिटमेंट लेने का काम किया। और अगर 5वें वेतन आयोग में 40% फिटमेंट नहीं मिलता तो 6ठे वेतन आयोग में और जो बढ़ के मिला है वो नहीं मिलता, 7वें वेतन आयोग में और जो बढ़ के मिला है वो नहीं मिलता। इस बात को कैसे हम लोग भूल सकते हैं? कैसे लोग याद नहीं रख सकते? कोई 100 साल ऐसे ही नहीं निकलते। एक पिरामिड बनता था कि नीचे की तरफ पद इतने ज्यादा और ऊपर की तरफ पद इतने कम, यूं पिरामिड बनता था। रिस्ट्रक्चरिंग करा करा के 1984, 93, 2003, 2013 और टेक्नीशियन की बात करें तो 2016, ये पिरामिड जो यूं बनता था वो पिरामिड अब यूं बनाने का काम हुआ है। लोअर ग्रेड में 10% पोस्ट रह गई और ऊपर की ग्रेड में पोस्टें बढ़ाने का काम हुआ है। होने वाला उसी पोस्ट पर रिटायर होता था, आज 4-4, 5-5 प्रमोशन लेके रिटायर हो रहे हैं लोग। 100 साल कोई ऐसे ही थोड़ी निकलता। ये सरकार को एहसास कराना होगा, हर चीज को समझना होगा। हर कैटेगरी की डिमांड हम उठाते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, हर किसी के साथ न्याय करने की कोशिश करते हैं, कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन सरकार ये चाहती है कि किसी तरीके से इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जाए और कि उसी यूनियन को मान्यता दी जाएगी जिसके टोटल कैडर का आदमी काम कर रहे होते नहीं, 50,000 का कैडर है और 10,000 वैकेंसीज हैं, तो 10,000 से मतलब नहीं, 50,000 का 51% से ज्यादा वोट जो लाएगी उसी को यूनियन की मान्यता दी जाए। ऐसा कानून आने वाला है, लेकिन वो भी लोकसभा चुनाव के पहले वो नहीं करना चाहते। कोई इस तरीके का पंगा नहीं करना चाहते। कोई यूनियन ही नहीं आए, मर्जी आए जिसको स्टाफ काउंसिल बनाकर रिप्रेजेंटेशन दे दे और फिर अपनी मर्जी से बुलाकर। आज यही तो हो रहा है। जब वसुंधरा जी यहां पर थी उन्होंने क्या किया, जितनी भी कमेटियां बनी उसमें सिर्फ बीएमएस के लोग, दूसरी किसी पार्टी का मतलब ही नहीं। केंद्र सरकार में यही हो रहा है। अभी शुरुआत में हमको लगा था कि राज्य सरकार सभी ट्रेड यूनियन को सारी कमेटियों में शामिल करेगी, लेकिन अभी गहलोत जी ने भी ऐसा ही किया। अभी जो कुछ कमेटियां बनी है उसमें सिर्फ उन्हीं की पार्टी के संगठन के लोग बनाए गए। तो ये जो एक सिस्टम बहुत सोच समझ के रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बनाया था कि 35% वोट जिस यूनियन को मिले उसको मान्यता मिलनी चाहिए, हमारी मांग है और आप लोगों को इसको पूरी ताकत देनी होगी
कि सरकार अगर यूनियन की मान्यता के चुनाव कराना चाहती है तो 35% के मापदंड को बदलने का काम नहीं करे और उसके बाद मैदान में आ जाए। हम देखेंगे कौन यूनियन जीतती है और कौन यूनियन आगे आकर जो है सत्ता संभालने की कोशिश करती है। तो ये चीजें आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और, चूंकि हम लोग यहाँ पर 1 मई 2022 के बाद फिर मिले, तो एक साल में जो हमने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है उसका भी जिक्र होना चाहिए। बहुत सालों से एक डिमांड हम लोगों की थी कि हर कैटेगरी में जो सुपरवाइजर है उसको लेवल 8 और 9 में जाने का चांस मिले, और ये डिमांड हम लोगों ने बराबर उठाई और वो एक ऐसी उपलब्धि मानी जानी चाहिए कि जिस तरीके से हमको बोनस मिला था उस तरीके की उपलब्धि उसको माना जाना चाहिए। आज की तारीख में सारी कैटेगरी के सुपरवाइजर जो केवल लेवल 7 तक ही रहते थे उनको लेवल 8 और 9 में जाने का चांस मिला है, और यह हमारी मांग थी, हमारी कोशिश थी। आप देखिए तरीका, हमारी मांग थी, हमारी कोशिश थी। डीओपीटी में हमने इस इशू को रिप्रेजेंट किया, फाइनेंस सेक्रेटरी से हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका जस्टिफिकेशन हम लोगों ने बनवाने का काम किया, रेलवे बोर्ड के तमाम अधिकारियों को राजी करने का काम किया और एक जस्टिफाइड प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री में गया, और वो अप्रूव जब हुआ तो रेल मंत्री वैष्णव जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उसमें कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों पे कृपा करते हुए लेवल 8 और 9 का लाभ देने की घोषणा की है। बजाओ ताली। रेल मंत्री जाते हैं, उन्होंने देखा होगा इतने लोगों को रोजगार दिया, तालियां बजाइए सब जने, ऐसी बात है क्या? अरे हम खुद दिल से ताली बजाएंगे। कुछ श्रमिकों के हित की बात कीजिए। 2019 में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, चुनाव के हम दे रहे हैं, आप कर रहे हैं, चलो ठीक है, दे रहे हैं आप रोजगार, लेकिन अभी भी भारतीय रेल में 2.5 लाख के करीब पद खाली है। इसके बारे में क्या हो रहा है? हो ये रहा है, योजना ये हो रही है कि 2024 निकल जाने दीजिए, रेलवे के पदों को कम करने की बात होगी, बहुत सारे काम प्राइवेट सेक्टर में देने की बात होगी, और बहुत दिनों से मन बनाए हुए अडानी जी जो कई क्षेत्रों में जा चुके हैं उनको रेलवे में आने की तमन्ना है। शायद 2024 के बाद उनको रेलवे में भी एंट्री देने का कोई रास्ता बनाया जा रहा है। ये बहुत सोच और समझ के साथ हो रहा है, और ये देश के लोगों को समझना चाहिए, आप सबको समझना चाहिए। हमने कहा कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, पुराने लोगों को पता है, और जो नए हैं उनको देखना चाहिए। सब चीजें इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। बहुत बड़ा कांड, रातों रात कई लोग गरीब हो गए थे, और ये अडानी जी का जो मामला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आया है, ये हर्षद मेहता कांड से कोई कम नहीं है, उसी तरीके के दोषी हैं ये भी। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को ओवर वैल्यूड करके क्या क्या हासिल करता है, ये बैंक के लोगों से पूछिए आप। बैंक कोई भी ऋण देता है, किसी भी चीज की गारंटी लेता है। अगर आपका मकान 40 लाख का है, उसी हिसाब से लोन मिलेगा, लोन बैंक उसी हिसाब से दे। सारी बैंकों से लोन इसी तरीके से उठा रखा है, और उन पे कोई कार्रवाई नहीं। तो ये एक परिस्थिति आज की तारीख में देश में चल रही है।
ट्रेड यूनियन जिंदा रहेगी तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ बचा रहेगा। और अगर जिस काम में ये लगे हुए हैं हम लोग इनके झांसे में आ गए, इनकी लुभावनी बातों में आ गए, इनकी धर्मांधता में उलझ गए, तो फिर किसी को कोई नहीं बचा पाएगा। किसी ने कहा है कि छतों पे जलते दिए कब के बुझ गए होते। छतों पर जलते दिए कभी के बुझ गए होते। अरे कोई तो है जो उन हवाओं के पर कतरता है। ये ट्रेड यूनियन जिंदा है। इसके कारण ये रेलों को प्राइवेटाइजेशन से बचाने के लिए इस देश के गरीब तबके को, इस देश के आम श्रमिक को, इस देश के बैंक कर्मियों को, इस देश के डाक के कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को, LIC के साथियों को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करने वाले साथियों को अगर उनके अधिकारों को बचाना है, उनके अधिकारों को दिलाने का काम करना है, तो इस देश में इस सरकार की मंशा को समझते हुए एक नई ताकत पैदा करनी होगी और इस ट्रेड यूनियन आंदोलन को जीवित रखना होगा। अजमेर में संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति इस आंदोलन को जिंदा रखे हुए है। हर क्षेत्र में काम होता है। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना एक मेला भी यहाँ पे लगा था। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरीके का आयोजन भी यहाँ पे हुआ था। एकजुट होकर बहुत कुछ चीजें लोगों को, अजमेर शहर के वासियों को दिलाने का काम किया है। ना सिर्फ कर्मचारियों को, अजमेर शहर के वासियों को हम सब लोगों ने मिलकर, जब पेयजल संकट था तो यही गांधी भवन चौराहे पर धरना देकर उस पेयजल संकट से भी निपटने के लिए आंदोलन किया था। और आज की तारीख में अजमेर में तो पानी की शायद कमी नहीं है। एक जमाने में ये भी आंदोलन हम लोगों ने किया था। तो ये सब के साथ तो हम लोग बराबर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन अपने शताब्दी वर्ष में इस संकल्प के साथ इस देश में उतरेगा कि हर वर्ग को न्याय मिले, ट्रेड यूनियन जिंदा रहे, श्रमिकों के अधिकारों का हनन रोका जाए, श्रमिकों को उनका हक मिले। हर सेक्टर के कर्मचारियों के साथ मिलकर हम इस आंदोलन को लड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष भर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हम मनाएंगे, देश के लोगों के सामने आएंगे, रेल कर्मचारियों के सामने आएंगे और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी उनके योगदान के लिए इस वर्ष जरूर हम लोग याद करेंगे और उनके लिए भी कोई कार्यक्रम का आयोजन हम करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, काफी समय हो गया है, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना। आज हमारे पुराने साथियों से एक बार पुनः मिलने का अवसर हमको मिला। इसके लिए आपको अपने आप को गौरवान्वित मानते हुए मैं आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए, विशेष रूप से हमारी महिला साथियों का, अजमेर की महिलाओं के क्या कहने, पूरे देश में नाम है आपका और अभी तक आप बैठी हैं। कईयों को घर पे जाके खाना भी बनाना पड़ेगा उसका परवाह किए बिना। और यही एक जज्बा है, यही एक जुनून है। और हमारी लीडर तो मंच पे बैठी है, वो हम सबकी लीडर, यही एक जुनून है और जिसके कारण हम लोगों को हिम्मत आ जाती है। और सही मायने में आप लोग मानिए कि 1 मई को हमारे जैसे लोग आप लोगों के बीच में अगर आते हैं तो अगले 1 वर्ष की ऊर्जा लेकर ही जाते हैं और उसी ऊर्जा के साथ जो भी हमसे बन पड़ेगा हम रेल कर्मचारियों के लिए, आम श्रमिकों के लिए करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का एक बार आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त कर